हेलो फ्रेंड्स, तो अपने लेक्चर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म्स का मीन्स टेम्परेचर। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब है जब हम एक रिलेशन स्टडी करते हैं बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड with pressure at constant temperature. That relation is known as adsorption isotherm। कि जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये स्टडी करते हैं कि कितनी ज़्यादा गैसेस की एड्जॉर्प्शन होती है एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे एट इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर पे, तो उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को बताने के लिए हम एक रेशियो का यूज़ करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं एज x अपॉन m से, जिसमें कि x का मतलब है मास ऑफ एड्जॉर्बेट और m का मतलब होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। x इज़ द मास ऑफ एड्जॉर्बेट एंड m इज़ द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो x अपॉन m हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन है फर्दर हम इसको एक ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि बताया गया है कि जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं बिटवीन प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, तो देख सकते हैं आप कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर के बढ़ने से गैसेस का जो एड्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेज के बाद यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है उसमें कोई चेंज हमें नहीं मिलती, यानी कि जो गैसेस की एड्जॉर्प्शन है एक प्रेशर के बाद ये कांस्टेंट हो रही है। तो ये वो प्रेशर जिस प्रेशर के बाद गैसेस के एड्जॉर्प्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रही है, तो इट मीन्स ये जो प्रेशर है इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रेशर पे जो गैसेस की डिसॉर्प्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि जो एड्जॉर्प्शन है वो हमें इस प्रेशर पे मैक्सिमम तो मिलेगी और साथ ही साथ इसी प्रेशर पे गैसेस की डिसॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि दोनों के बीच में एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन ऑफ गैसेस, तो उन दोनों के बीच में हमें इस प्रेशर पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो जिसकी वजह से हम इस प्रेशर को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर या सैचुरेशन प्रेशर, जिसको कि हम डिनोट करते हैं इस तरह से कि P के बेस में हम लिखते हैं S मीन्स सैचुरेशन प्रेशर। तो दैट मीन्स प्रेशर के बढ़ने से गैसेस की जो एड्जॉर्प्शन है वो बढ़ती जाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और इस तरह से सैचुरेशन प्रेशर पे, इस प्रेशर पे आपको फर्दर गैसेस की एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि इसके बाद किसी भी तरह का अगर आप प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उससे गैस की एड्जॉर्प्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसी प्रेशर पे हमें गैसेस की एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो अब इन दोनों के बीच का ही प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, इन दोनों के बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताने के लिए फ्रेंडलिच ने 1909 में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था, जिसे हम कहते हैं फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसको बताने के लिए इन दोनों के बीच में अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब और प्रेशर के बीच में अगेन उसने ग्राफ को प्लॉट किया। तो अगेन ग्राफ के थ्रू आप ये देख सकते हैं फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में कि जैसे कि अगर प्रेशर काफ़ी लो है, लो प्रेशर पे आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब भी बढ़ता जा रहा है, मतलब हमें नियरली एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि हमें ये बता रही है यहाँ पे कि जब इनिशियली हम लो प्रेशर होगा या इनिशियली जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर के बढ़ने से गैस का एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब एंड प्रेशर बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। की प्रेशर बढ़ेगा तो x अपॉन m मीन्स अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और वहीं अगर हम बात करें हाई प्रेशर की मीन्स सैचुरेशन प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आपको जब हाई प्रेशर सैचुरेशन प्रेशर होगा तो यहाँ पे आपको x अपॉन m अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी कि इसके बाद किसी भी तरह के x अपॉन m की वैल्यू में चेंज नहीं आएगी। तो x अपॉन m की वैल्यू जो होगी ये कांस्टेंट हो जाएगी हाई प्रेशर पे,
कि लो प्रेशर पे x अपॉन m की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी प्रेशर के बढ़ने से, और फिर हाई प्रेशर पे x अपॉन m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको कि हम मैथमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि जिस तरह से लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर पे अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब x अपॉन m जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k। इस तरह से अगर हाई प्रेशर की हम बात करें तो हाई प्रेशर पे x अपॉन m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो कांस्टेंट है तो हम इसको यहाँ इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमने इसको लिख दिया p रेज टू पावर 0, या प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे हमने लिखा अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k। तो आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर पे जो रिलेशन है या हाई प्रेशर पे रिलेशन, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, सिर्फ p की पावर का, कि लो प्रेशर पे p की पावर यहाँ पे 1 है जबकि हाई प्रेशर पे p की पावर 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटरमीडिएट प्रेशर लेंगे, लो और हाई के बीच का प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर, तो इंटरमीडिएट प्रेशर में जो p की पावर होगी सिर्फ उसी में आपको वेरिएशन मिलेगी, यानी कि इंटरमीडिएट प्रेशर पे जो p की पावर होगी वो 1 और 0 के बीच में लाई करेगी, और मोस्ट प्रोबेबली जो वैल्यू हमें मिलती है p की जो पावर मिलती है इंटरमीडिएट प्रेशर पे वो होती है 0.1 टू 0.5 के बीच में। तो इसीलिए जो इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें तो उसमें जो रिलेशन होगा वो इस तरह से मिलेगा कि x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 अपॉन n, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन लाई करेगी बिटवीन 0 टू 1, और प्रोबेबल रेंज इसकी होगी फ्रॉम 0.1 टू 0.5। तो n को हम यहाँ पे होल नंबर वैल्यू में ले सकते हैं। तो ये जो आपके पास यहाँ पे ये रिलेशनशिप आया इक्वेशन 3, तो ये जो रिलेशनशिप है इसी रिलेशनशिप का नाम क्या है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, विच इज x अपॉन m दिस इक्वल टू k इंटू p रेज टू पावर 1 अपॉन n। तो ये ग्राफ के में भी इसी तरह से हमने शो किया है कि इंटरमीडिएट जब प्रेशर रेंज हम लेंगे तो उसमें रिलेशनशिप आपको मिलेगा x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू p रेज टू पावर 1 अपॉन n। तो फर्दर जो यहाँ पे k और n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लॉग अगर हम अप्लाई करें इस इक्वेशन 3 को, तो यहाँ पे आपको इस इक्वेशन की फॉर्म मिलेगी लॉग ऑफ x अपॉन m, इस तरह से आ जाएगा लॉग ऑफ k प्लस 1 अपॉन n लॉग ऑफ p। तो ये जो हमारे पास अब इक्वेशन बन रही है ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें पता है विच इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y आ जाएगा लॉग ऑफ x अपॉन m आ गया हमारे पास 1 अपॉन n, x आ जाएगा लॉग ऑफ p और c आ जाएगा लॉग ऑफ k। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं बिटवीन x एंड y, यानी कि log ऑफ x अपॉन m और log ऑफ p, इन दोनों के बीच में जब हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो उसकी जो स्लोप होगी, स्लोप होती है वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ पे m क्या है 1 अपॉन n, तो ये 1 अपॉन n ये आ गई इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप, यानी कि 1 अपॉन n, और इंटरसेप्ट होता है c यहाँ पे है log ऑफ k, तो यह आ जाएगा इंटरसेप्ट यहाँ पे log ऑफ k। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें यहाँ पे log ऑफ x अपॉन m और log ऑफ p के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वो आएगी 1 अपॉन n, और इसका इंटरसेप्ट आएगा log ऑफ k। तो इस तरह से यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं k और n की वैल्यूज़ को। तो ये जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है इसकी ड्रॉबैक ये है कि हाई प्रेशर्स पे ये हमें एडजॉर्प्शन को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जबकि लो प्रेशर की हम बात करें लो प्रेशर पे ये सक्सेसफुली हमें एक्सप्लेन करता है गैसेस की एडजॉर्प्शन को, जबकि हाई प्रेशर्स पे हमें उतना ज़्यादा ये गैसेस की एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो हाई प्रेशर्स पे एक्सप्लेन करने के लिए इरविंग लैंगमेयर ने 1916 में एक इक्वेशन को डिराइव किया था जिसका नाम है लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि फर्दर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो
फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये सिर्फ लो प्रेशर्स पे ही हमें गैसेस की एड्जॉर्प्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता है। तो ये था हमारे पास एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। देन नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे अब एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स के बारे में भी। तो जैसा कि आइसोथर्म में हमने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस तरह से आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर। तो आइसोबार का मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर, कि जब हम एक रिलेशनशिप स्टडी करेंगे अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब और साथ में बिटवीन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोबार। तो जैसे कि आप इन ग्राफ्स के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन और सेकंड ग्राफ यहाँ पे बताया गया है केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से गैसेस की एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। और केमिकल एड्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से पहले गैसेस की एड्जॉर्प्शन बढ़ती है और फिर एक स्टेज के बाद फर्दर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो गैसेस की एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में रेगुलर डिक्रीज है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में पहले गैसेस की एड्जॉर्प्शन बढ़ती है टेम्परेचर के साथ और फिर एक स्टेज के बाद गैसेस की एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा क्यों है, ये हमने अपने लेक्चर 2 में भी डिस्कस किया हुआ है फिजिकल केमिकल एड्जॉर्प्शन में, कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है जब हम उसमें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो गैसेस की एड्जॉर्प्शन होती है सॉलिड्स की सरफेसेस पे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स डिसऑर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें जब हम इनिशियली टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैसेस की एड्जॉर्प्शन इसलिए बढ़ती है क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो एड्जॉर्बेट या एड्जॉर्बेंट है उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है, ताकि जो एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेट होने के बाद एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर केमिकल बॉन्ड को या केमिकल रिएक्शन को डेवलप करते हैं। क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड डेवलप होनी है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। तो इनिशियली जो हम यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से एड्जॉर्प्शन ये इसलिए बढ़ा क्योंकि वो टेम्परेचर जो है इन एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उनको सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है केमिकल रिएक्शन के लिए। और जब उस टेम्परेचर के बाद जब उनके बीच में वो केमिकल बॉन्ड डेवलप हो गई, उसके बाद जब हम टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो वही टेम्परेचर जो है फर्दर उनके बीच में उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन का जो रेट होगा वो फर्दर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली जो टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया तो उससे एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी रिएक्टेंट्स को, इसीलिए उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगी और केमिकल एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा। और फिर जब हम टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बॉन्ड्स जो हैं उनकी क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि केमिकल एड्जॉर्प्शन का रेट फर्दर फिर डिक्रीज होना शुरू होगा। तो ये हैं एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स, मीन्स कि कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब एंड टेम्परेचर। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर के बढ़ने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन का रेट रेगुलरली डिक्रीज होगा, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर के बढ़ने से इनिशियली केमिकल एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता है और एक स्टेज के बाद फर्दर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केमिकल एड्जॉर्प्शन का रेट डिक्रीज होता है। थैंक यू।